जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं अपने इस वीडियो में 17 जनवरी 2024 को जो ACIO IB का पेपर हुआ था उसी की सेकंड शिफ्ट का पेपर। 17 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जीके क्वेश्चन जितने आए थे उसमें 20 क्वेश्चन उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कंप्लीट करके बता दिया है मैंने। और यही आप वीडियो देख लीजिए, उसको डला है, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पर हमारी। और ये है 17 तारीख का सेकंड जनवरी का पेपर, सॉरी सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो आइए हम टोटल 20 क्वेश्चन है जीके के करते हैं सॉल्व। और आप भी एक एक करके देखते जाइए क्वेश्चनों को, क्योंकि ये आने वाले जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होंगे या फिर कोई और एग्जाम होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा फायदा करेंगे। क्योंकि अभी देखो मार्च में हमारा यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है, तो पीसीएस में भी काफ़ी काम आएंगे ये हमारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये बिल्कुल पीसीएस लेवल वाला पेपर था जीके का, एक प्रकार का जीके हो चाहे करंट अफेयर हो, दोनों ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव थे। अब हरित क्रांति के इसने नेगेटिव इफेक्ट पूछे गए हैं, तो वही हमें देखना है। बस देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन ये दिए गए हैं 1 2 3 4। पहला हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपनी कि क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि, ये नकारात्मक प्रभाव था। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, बिल्कुल ये बात तो सत्य है, क्योंकि हमें उस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतने प्राप्त नहीं थे, हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। भूजल स्तर का कम होना, ये भी बात सही है। और मृदा का भौतिक और रासायनिक क्षरण होना, जो हमारी सॉइल थी उसमें फिजिकल और केमिकल जो है डिकम्पोजिशन हो रहा था। मतलब ये चारों ही ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी। तो हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के कारण, प्रभाव जो थे वो इन चारों के कारण थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 2। मतलब ए बी सी डी चारों ही सही जवाब होंगे इसमें। ठीक है, और इस तरीके के सवाल हमारे यूपीएससी पीसीएस में या फिर आईएएस में जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? आपको देखो वही 4 ऑप्शन, आइए देखते हैं क्या लिखा है। कि सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, मतलब SAFT, साउथ एसोसिएशन फ्री ट्रेड एसोसिएशन समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने? सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते क्षेत्र पर हस्ताक्षर किए। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड है थोड़ा। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान जो था बढ़कर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पूरे 2021 और 2022 में यह 516.36 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो ये भी देखो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है इसका। पहला और दूसरा सही है ना। और यदि पहला दूसरा सही है तो अब तक में देखो ये और ये आंसर हमारे हो सकते हैं, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए आगे तीसरा वाला कि बांग्लादेश जो है वो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का, किसका? इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड एंड कॉमर्शियल का पार्टिसिपेंट है, भागीदार है। तो हमारा 1 2 3 तीनों ही सही होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 4 पे आप करेक्ट करके लगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात, ठीक है, जेंडर इंडेक्स जो है हमारा लिंग अनुपात, तो सबसे कम है? तो केरल में तो पता है हमें कि लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर हमारे भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 महिलाएं हैं। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और यदि मैं 2021 के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारी 948 वुमेन हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 2011 के अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो 943 वुमेन हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो पता है केरल का तो सबसे अधिक है, तो ये तो आंसर होने वाला नहीं है। अब उड़ीसा में इतना कम तो है नहीं है, बचे छत्तीसगढ़ और मिजोरम। देखो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा है इतनी, ठीक है, कि मिजोरम के आगे हम छत्तीसगढ़ को लगा ही नहीं सकते टिक। तो आपका आंसर क्या बचेगा? नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक ही राज्य बचा है, मिजोरम, जहाँ का लिंग अनुपात सबसे कम हमें देखने को मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा ध्यान से। लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है कि, ऑप्शन नहीं, पहला स्टेटमेंट है कि वैधानिक निकाय जितने भी होते हैं हमारे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। बिल्कुल सत्य बात है।
जितने भी आपके लेजिस्लेटिव जो निकाय होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। दूसरा है कि संवैधानिक निकाय जितने भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी बॉडीज हैं, अपनी शक्तियों संविधान से प्राप्त करते हैं, ये भी बात सत्य है। तो पहला और दूसरा इसमें दोनों ही सत्य हैं। आप इसमें करेंगे टिक, ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि कुछ बकाया पार्ट यहाँ नीचे है तो दोनों ही देखना पड़ेगा। लिखा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम ने शहरी नहीं, ये पंचायत थी। तो 73वां जो संविधान था अधिनियम वो पंचायत के लिए था, ठीक है। और 74वां जो है वो नगर पालिका के लिए है, ठीक है। ये कल मैंने कराया था जब आपको शिफ्ट 1 में आया था ये वाला 74 वाला, उसमें 1992 की जो अधिवेशन था उसके द्वारा ये शहरी था, है ना। तो आज देखो अगले वाले में आ गया 73 वाला। तो यहाँ जो शहरी है, अगर ये ग्रामीण होता, सॉरी पंचायत के लिए होता, तो फिर ये सही होता, मतलब ये गलत है। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन ये पंचायत के लिए है, ना कि शहरी निकाय के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ये गलत होगा अपना पहला वाला इसमें। दूसरा है कि पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 12 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों तक पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार करता है। ठीक, देखते हैं इसको। तो सिर्फ 12 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तार करता है? नहीं, 12 से कई राज्यों तक विस्तार करता है ये पंचायत जो है। और तीसरा ऑप्शन है कि भारत में हर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है तीसरा, कि भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो आपका केवल तीसरा यहाँ सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ये क्या लिखा है 3 और 4, ये क्या गलत लिख गया है। तो केवल चौथा ऑप्शन सही होगा, मतलब केवल 3 ये सही है, बकाया ये दोनों गलत होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन 6 लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजर्ट रिवर्स विच फ्लोस फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट। ऐसी कौन सी रिवर है जो कि सिर्फ कुछ दूरी तक कवर करती है और रेगिस्तान से निकली है और वहीं रेगिस्तान में ही जाकर खत्म हो जाती है। तो ये देखो इनमें से कोई नहीं है, आपको बता दूं मैं, ये है रूपन रिवर। रूपन रिवर जो कि राजस्थान में गुजरात राज्य में निकली है और ये गुजरात के ही रण क्षेत्र में खत्म हो जाती है, ठीक है। ये कथल और द हिल्सवारी और रुकनी ये एक भी नहीं है, ठीक है। रूपन रिवर याद रखना, ये कहाँ की है, गुजरात में स्थित है। कभी आ जाए कि रूपन रिवर कहाँ स्थित है, रूपन नदी, तो ये गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सत्य बात है कि गैर मुसलमानों पर, क्योंकि जजिया कर किसके लिए लगाया गया था, जो मुस्लिम नहीं है। लेकिन अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ये बात बिल्कुल सत्य है पहला। और पहला अगर सत्य है तो देखो इसमें पहला है, इसमें पहला है, इसमें पहला है, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, नागरिक और सैन्य अधिकारों का ओहदा निर्धारित करने के लिए मनसबदारी प्रथा शाहजहां द्वारा नहीं भाई साहब, अकबर द्वारा शुरू की गई थी। तो मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक, जिले इलाही के द्वारा। तो यहाँ दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। इसका मतलब अगर दूसरा गलत है तो ना तो ये होना है ना ये होना है, तो बच्चा सिर्फ एक ऑप्शन तीसरा वाला। तो यहाँ 1 और 3 सत्य हैं। लास्ट और पढ़ लेते हैं कि औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट था और उसके शासन काल में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। देखो अब यहाँ लगेगा कि नहीं बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, लेकिन यहाँ देखो क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही बच रहा है, ये 1 और 3, 2 जब गलती है तो 2 हम कहाँ से लगा सकते हैं किसी में टिक। तीसरा क्यों सही है, ये कह रहा है कि उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। यस, वो औरंगजेब के समय ही है जो मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, मतलब इसके समय लगभग मुगल साम्राज्य डिक्लेरेशन पे आ गया था, डिक्लाइन होने पर उनकी अंदर कमी होने लगी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्या लिखा है। स्टेटमेंट आपके पास 4 है और 4 में से बताना है कौन सा सत्य है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लिखा है कि हदीस रिवायत पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का अभिलेख है। अब ये हदीस रिवायत जो है, जिसने देखो पढ़ा है वो लगा पाएगा, ये पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का अभिलेख है, ठीक है। जैसे अपने उसके अशोक के अभिलेख हैं, है ना, तो वही ये मोहम्मद
पैगंबर मोहम्मद साहब के हदीस रिवायत एक अभिलेख है। तो पहला ये सही है इसमें, और पहला अगर सही है तो आप देखो तीसरा हट जाएगा अपने आप ऑप्शन। ठीक। दूसरा, सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी विचारधारा है जिसमें ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव का प्रयास किया जाता है। ठीक, ये भी बात सही है दूसरा, कि सूफीवादी एक रहस्यवादी इस्लामी विचारधारा है जिसमें ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव का प्रयास किया जाता है सूफीवाद में, है ना। तो पहला और दूसरा अभी तक सही है, और पहला दूसरा सही है तो ये भी गलत, और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। दूसरे और चौथे में देखिए, तीसरा ऑप्शन पढ़ो। इस्लाम के इस्लाम के 5 आधार मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मूल कार्य हैं। तो इस्लाम के 5 आधार जो हैं वो मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मूल आधार हैं। अब इनके 5 कोई आधार होते होंगे मुसलमान के, आप जरा पढ़ना उनको कौन से हैं। ठीक है, वो इनके मेन आधार हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा भी सही होगा। अब तीसरा सही है तो देखो अभी भी लफड़ा है कि दूसरा और चौथे में एक सही हो सकता है। जरा लास्ट को और पढ़ते हैं कि चिश्ती परंपरा जो है इस्लाम की 4 प्रमुख सूफी परंपराओं तारीखों में एक है चिश्ती, जिसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास छोटे से शहर चिश्ती में हुई है। नहीं, ये गलत है, यहाँ चिश्ती शहर नहीं है, तो यही चौथा वाला गलत हो जाएगा, और आपका सिर्फ 1 2 3 ये तीनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप, अरे ये क्या हुआ, आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइए। आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? देखो ये क्वेश्चन ऐसा एसएससी वगैरह में दिखने को मिल सकता है कि परिवहन और भंडारण जो है वो किस क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या फिर हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये सेवा और भंडारण जो है, परिवहन और भंडारण, ये टर्सरी सेक्टर में आता है, तृतीयक क्षेत्र में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपके सामने है, लिखा है कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर से देखो बड़े बड़े पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। देखो बाल लाल पाल, पता है कि तीनों ही गरम दल के नेता थे, बाल लाल और पाल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही गरम दल के नेता थे। और ब्रिटिश वाले भी, इनको जो अंग्रेज अधिकारी थे हमारे, ये भी इनको तीनों को ही भारतीय अशांति का जनक मानते थे। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, दूसरा है कि दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। यस, पर कैपिटा इनकम जो देने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे। पहला और दूसरा दोनों सही स्टेटमेंट। तीसरा देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल अकेडमी का नेतृत्व किया, ये भी सत्य है तीसरा। और चौथा है कि भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे, और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि कब 1939 में बनी थी, के सदस्य बने थे। यस, तो यहाँ 10वें क्वेश्चन के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अब जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ये 4 में से कोई एक पूछ लेगा और आपको आंसर लगाने को होगा। तो यहाँ पर आपका 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप? 4, मतलब 1 2 3 4 सब सही है। आइए 11वां क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को अनुरूप तैयार किया गया है। यस, 2021 तक तो नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। 2023 तक, शायद 24 तक रखा है इन्होंने इस चीज के लिए। आप बताना जरा, सभी के लिए घर का जो है प्रावधान वो 2024 तक का इन्होंने रखा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा, और पहला अगर गलत होगा तो देखो यहाँ सब गलत होगा। ये तो एक ही आंसर बचेगा अपना, कौन सा? चौथा ऑप्शन। 2 3 4 ये सही हो गए। ठीक है, देखिए पहला अगर पता है, क्योंकि 2021 तक नहीं रखा है इन्होंने इस चीज को, मुझे इतना तो याद आ रहा है। दूसरा देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विविध और लाभकारी स्वरोजगार को बढ़ावा देना
और ग्रामीण निर्धनता को कम करना है। यस, दीनदयाल अंत्योदय योजना का यही काम है कि ग्रामीण जितनी निर्धनता थी उसको कम करना है। तो दूसरा सही है। और तीसरा है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों को मॉडल गांव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सिंगल में भी पूछ सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किससे संबंधित है, तो सांसदों को मॉडल गांव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चौथा देखिए, ई पंचायत जो है परियोजना देश की सभी पंचायतों के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए एक पहल है। कौन सी? ई पंचायत परियोजना। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों सही है, सिर्फ पहले को छोड़कर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। जी के क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। कि कहा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। देखो, पूर्वी घाट ये वाले और पश्चिमी घाट ये वाले, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर नीचे मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में फैली हुई हैं, यहाँ से जो कि पूरब से पश्चिम तक फैली हुई हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। दूसरा है कि थार का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। मतलब यदि मरुस्थलों की बात करें तो थार का मरुस्थल ही सिर्फ ऐसा है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है मरुस्थलों में, है ना। जबकि सारा मरुस्थल और भी मरुस्थल हैं, लेकिन थार मरुस्थल पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो दूसरा भी सही है। पटकई या पूर्वांचल पर्वतमाला, अब पूर्वांचल पर्वतमाला जो तो कहाँ स्थित होंगी? पूर्वी हिमालय का भाग है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अब देखो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चौथा गलत है। सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में, देखो सतपुड़ा पर्वतमाला पता है आपको मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में मिलती हैं हमें दोनों ही। ये दक्षिण में कगारी पठारों की श्रृंखला से निर्मित है, नहीं भाई साहब। जो समुद्र तल से 300 और 400 मीटर के बीच है, नहीं, ये भी गलत है। तो सिर्फ हमारे 1, 2 और 3 ये सही है। इनको आप डिफरेंट सेपरेट सेपरेट याद रखना, क्योंकि ये आगे एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि थार का मरुस्थल जो है हमारे सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ना, ये चीज़ है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन। क्वेश्चन 13 लिखा है आपके सामने, फिर से एक स्टेटमेंट वाला सवाल है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही कि मंत्रिपरिषद जो है पूरा पूरा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिसमें अपने प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 20% से अधिक नहीं होगी, ये गलत है। ये तो 15% होती है सिर्फ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कौन बचा? 1 और 3। जब दूसरा ही गलत है, 20% है ही नहीं है, हमें पता है कि 20% से अधिक ये नहीं है, वहाँ 10% या 15% के लमसम में है लगभग। तो दूसरा ऑप्शन गलत, सिर्फ क्या बचा? 1 और 3। तो पहला सत्य है, तीसरा पढ़ लेते हैं। आइए, मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय जो कि आपातकाल होता है ना। 356 क्या है? हमारा राज्य आपातकाल है। और 360 क्या है? इमरजेंसी। किस पर? वित्तीय आपातकाल है। 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल याद रखना, ठीक है। तो तीसरा भी सही है, मतलब पहला और तीसरा सही होगा। चौथा, मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए, नहीं, सिर्फ लोकसभा के चल जाएंगे, उनसे भी काम चल जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बंदरगाह दिए गए हैं आपके सामने, यदि पढ़े हैं तो सभी लोग टिक कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। कोचीन केरल में है। और पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। कोई इतने कठिन नहीं थे कि नहीं कर पाए, सभी कर पाएंगे आई थिंक। तो कांडला बंदरगाह यदि गुजरात में है तो ए का आंसर 4 है, और ए का आंसर 4 हमें यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसमें है, ठीक है। एक ही पता है तो देखो निपट गया, ये तो खत्म कहानी। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल और कोचीन केरल में, पारादीप उड़ीसा में, ठीक है। सरल सा सवाल, ये सभी लोग लगभग कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक वीडियो बनाया मैंने सेपरेट 8-10 मिनट का, आप जाके देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर सभी प्रश्न उसमें लिए हैं हमने, जितने भी आए हैं, कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था। ये सबको पता है कि कौन है? राय बहादुर दयाराम साहनी, RD साहनी जिसको बोलते हैं, दयाराम साहनी।
अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल था ये कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है हड़प्पा। और इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। ठीक है, जो कि सिंधु नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। उसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जैन का प्रतिशत, जो जैन धर्म के लोग हैं, सबसे ज़्यादा है? तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो जैन धर्म के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। और महाराष्ट्र में ही आपको देखो एक और एसएससी ने सवाल पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो पारसी समुदाय है, पारसी जाति के जो लोग होते हैं, दादा भाई नौरोजी हमारे एक पारसी थे, ये सब पारसी लोग किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो पारसी लोग सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ जैन का प्रतिशत महाराष्ट्र में और पारसी लोगों का भी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमें महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य साम्राज्य के राजा बृहदत्त की हत्या किसने की थी? अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के राजा जो अंतिम राजा थे बृहदत्त, तो बृहदत्त की हत्या किसने की थी? मौर्य के बाद आया था शुंग वंश, तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र संघ थे, इन्होंने ही बृहदत्त की हत्या की थी। ठीक है, तो आंसर अपना क्या है यहाँ पर? पुष्यमित्र शुंग। 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से उधार ली गई है? अब राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति जो है, अच्छा, राज्यपालों की नियुक्ति जो कौन करता है? राष्ट्रपति के सामने ये शपथ लेते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से। कनाडा के कौन है इस समय पीएम? जस्टिन ट्रूडो। निम्नलिखित में से किस कनाडा की राजधानी? ओटावा। और डॉलर मुद्रा है यहाँ की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है? तो देखो, गुलाम वंश की बात कर रहे हैं अब हम, तो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा गुलाम वंश में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद बलबन आया, रजिया सुल्तान आई, ये सब लोग देखने को मिलते हैं। तो गुलाम किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से ही जाना जाता है? तो ये लोधी वंश, देखो सब अलग अलग थे, मामलुक वंश जो है यही गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कौन? मामलुक राजवंश, इसको ही हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्योंकि 20 ही क्वेश्चन हमारे इसमें जीएस के आते हैं, बकाया करंट अफेयर और रीजनिंग वगैरह है, ये सब अलग अलग है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 क्या लिखा है? भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित किया गया है। बिल्कुल सही है, देवनागरी लिपि को आर्टिकल 343 के तहत, शायद यही है इसमें आर्टिकल, जरा आप चेक करना, मुझे यही लग रहा है कि 343A है या फिर 343 है, यही है। ठीक है, तो देवनागरी को निर्देशित किया गया है, तो पहला सही है, मतलब पहला सही, पहला सही, पहला सही, तो दूसरा ऑप्शन हट जाएगा। संविधान के लागू होने की तिथि से केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भी एक सहायक राजभाषा थी। सिर्फ 10 वर्ष की अवधि के लिए नहीं, तो दूसरा तो गलत होना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक देख रहे हैं कि यदि पहला सही है तो यहाँ मिल रहा है, दूसरा गलत है यहाँ पर, दूसरा ये हटा दिया है। अब तीसरा और चेक कर लेते हैं, आइए। संघ में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मराठी और तमिल भाषा का भी उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये बात सत्य है। संघ मतलब हमारा जो कि यूनियन वाला जो लिस्ट होती है उसमें मराठी और तमिल भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है, मतलब ये गलत है। नहीं नहीं, ये तो गलती है भैया, तीसरा भी नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही बचा है हमारा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब सिर्फ पहला ही करेक्ट होगा। हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित किया गया है। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने दोस्तों। ये आंसर शीट नीचे दी गई है, देखो हमारी पूरी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट करें, इनको रिवीजन करें आप। ठीक है, और इसकी पूरी पीडीएफ आप चाहें तो टेलीग्राम से पा सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद।